हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पुस्तक से पढ़ रहे थे और हमने 3 लेक्चर में चैप्टर 1 उसको समाप्त कर लिया था। तो आज हम बढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ। तो इस नीति के अंतर्गत सबसे पहली नीति आती है, वो आती है वाणिज्य नीति। तो चलिए देखते हैं इस नीति में क्या था। देखिए, 1600 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय थी। मतलब 1600 से 1757 यानी कि लगभग 157 साल तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में क्या थी, एक व्यापारिक निकाय थी जो भारत में यूरोपीय माल या बहुमूल्य धातुएं लाती थी, जिसके बदले में वह कपड़े, मसाले जैसी भारतीय वस्तुएं लेकर यूरोप के देशों में उन्हें बेचती थी। अब देखिए क्या करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह यूरोपीय माल और कुछ कच्ची धातुएं या बहुमूल्य धातुएं भारत में लेकर के आती थी, जिसके बदले वह भारत में कपड़े और मसाले जैसी वस्तुओं को प्राप्त कर उनको ले करके यूरोप के देशों में बेच देती थी। अब देखते हैं इसी कड़ी में आगे क्या होता है। इस व्यापार से होने वाले मुनाफे का मुख्य स्रोत था विदेशों में भारतीय माल की बिक्री, जिसके कारण ब्रिटेन एवं विदेश में कंपनी भारतीय वस्तुओं के निरंतर बाजार की खोज करती थी। अब देखिए, जो भारत के जो माल थे वह विदेशों में बहुत अधिक लोकप्रिय थे, उनकी डिमांड बहुत अधिक थी। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, इस कारण भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ा, जिससे भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई। अब देखिए, जो भारतीय वस्तुएं थी, जब डिमांड यूरोपीय देशों में उनकी ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से निर्यात बढ़ा तो उसका भारत में उत्पादन भी बढ़ा। और यही कारण था कि भारतीय शासक कंपनी की फैक्ट्रियों की स्थापना को प्रोत्साहन देते थे। अब देखिए, भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा था, उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, तो इसी कारण जो शासक थे, भारतीय शासक राजा, वो क्या करते थे, कंपनी को और अधिक फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यहाँ फैक्ट्री से तात्पर्य माल गोदाम से है, जहाँ आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं रखी जाती थी। अब देखिए, यहाँ जो फैक्ट्री है उसका मतलब गोदाम से है, मतलब जो सामान हम निर्यात करते थे या फिर आयात करते थे और जिस गोदाम में उन्हें रखा जाता था, यहाँ पे उसका तात्पर्य फैक्ट्री से किया गया है। और आगे क्या होता है, ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने कंपनी द्वारा आयातित भारतीय वस्तुओं की बिक्री का विरोध किया तथा भारतीय वस्तुओं की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला। अब देखिए, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे, व्यापारी थे, वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी द्वारा आयातित भारतीय वस्तुएं थीं उनकी बिक्री का जो था उनकी बिक्री का उन्होंने विरोध किया। और इसी कड़ी में क्या किया उन्होंने, जो भारतीय वस्तुएं थी, कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, इस प्रकार की जो भारतीय वस्तुएं थीं उनकी जो बिक्री बहुत अधिक मात्रा में अभी हमने देखा हो रही थी यूरोपीय देशों में, तो उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनका मोरल डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनकी सरकार थी, अपनी सरकार पर वे दबाव डालने लगे। और इसी कड़ी में 1720 तक छापेदार सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध के कानून बना दिए गए और सादे वस्त्रों के आयात पर भी भारी कर लगा दिए गए। अब देखिए, 1720 में क्या होता है, जो छापेदार सूती वस्त्र थे, वस्त्रों पर प्रतिबंध यानी कि रोक के कानून बना दिए गए तथा सादे वस्त्र की आयात पर भी भारी कर लगा दिए। मतलब जो सादे वस्त्र थे उनके आयात पर अब उन्हें बहुत भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है दोस्तों, यूरोप के अन्य देशों ने भी भारतीय वस्तुओं के प्रति ऐसे ही कड़े नियम बनाए। अब देखिए, जो यूरोप के अन्य देश थे उनको भी लगा कि हाँ, भारतीय वस्तुएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्यात हो रही हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, भारतीय वस्तुएं जो थी उनके लिए इसी प्रकार के कड़े नियम बना दिए, उनके कर में वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। इस प्रकार के कड़े नियम अन्य देशों ने भी यूरोप के बनाए। इसका अपवाद सिर्फ हालैंड था। अपवाद यानी कि हालैंड ने हमारे लिए कर नहीं बनाए थे भारतीय वस्तुओं के लिए, इसलिए इसे हालैंड इस समय अपवाद था उसका। फिर भी 18वीं सदी के मध्य तक भारतीय रेशमी और सूती वस्त्र विदेशी बाजारों में जमे रहे। अब देखिए, इतना कर लगाने के बाद, इतना कड़ा नियम बनाने के बाद, प्रतिबंध लगाने के बाद भी जो 18वीं सदी थी और जो 18वीं सदी के मध्य का काल था, मध्य का समय था, उस समय तक भी जो भारतीय रेशमी और सूती वस्त्र थे वे बाज़ारों में जमे रहे, मतलब उनकी बिक्री उसी प्रकार से बनी रही। और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद 1757 के बाद बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के सहारे
कंपनी ने भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब देखिए 1757 में क्या किया, बंगाल पर कंपनी ने अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया और इसी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और इसी नियंत्रण के सहारे कंपनी ने क्या किया, भारतीय व्यापार और उत्पादन, जो भारतीय व्यापार उत्पादन था जैसे कि मसाले और सूती वस्त्र उद्योग, इन पर कंपनी ने अपना पूर्णतः एकाधिकार प्राप्त कर लिया और नियंत्रण स्थापित कर दिया। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। उसने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त राजस्व का भी उपयोग किया। अब देखिए जो भारतीय वस्तुएं थी उनके निर्यात को कंपनी ने बढ़ाना चाहा और बढ़ाने के लिए जो बंगाल से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था उनका उपयोग भी उन्होंने बहुत ही अधिक मात्रा में किया। और 1750 से 1750-51 में ब्रिटेन को 1 से 5 लाख पाउंड का भारतीय माल निर्यात किया गया, जो कि 1797-98 तक 5 लाख पाउंड हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं। अब देखिए 1750 और 51 में ब्रिटेन को 1 से 5 लाख पाउंड का भारतीय माल निर्यात किया गया, जो कि 1797-98 में 5 से 8 लाख पाउंड का हो जाना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों, देख रही हो मम्मी, और इसी कड़ी में आगे होता है, कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें लगा दी और उन्हें अपनी वस्तुएं कम तथा निर्धारित दामों पर बल्कि घाटे पर भी बेचने के लिए बाध्य किया। अब देखिए कंपनी ने बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए कंपनी ने क्या किया, जो बंगाल के बुनकर थे उन पर अपनी शर्तें लगा दी और उन्हें घाटे के सौदे में वह सामान कंपनी को बेचने के ऊपर मजबूर कर दिया। और इसी कड़ी में आगे होता है, अनेकों बुनकर कंपनी के लिए कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर किए गए। अब देखिए जो अनेक बुनकर थे उनको क्या किया गया, उनको मजबूर किया गया कंपनी के लिए कम मजदूरी पर काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी अब बंगाल में पूरा अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। और कंपनी के नौकरों ने कच्चे कपास की बिक्री पर एकाधिकार करके बंगाल के बुनकरों से कपास की मनमानी कीमत वसूली। अब देखिए वह मनमानी कीमत वसूलने लगे बुनकरों से, और इस प्रकार बुनकर बेचने वाले तथा खरीदने वाले दोनों ही रूपों में घाटे में रहे। अब देखिए अब जो बुनकर थे, जो बेचते थे और खरीदते थे, वह दोनों ही रूपों में घाटे में चले गए, उनका काफ़ी हद तक नुकसान हो गया इस नियम से। और दूसरी तरफ भारतीय वस्तुओं एवं वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क लगाए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने उभरते हुए मशीनी उद्योग को सुरक्षा देने पर अड़िग थी। अब देखिए जो ब्रिटेन था उसने अपनी फैक्ट्री लगा दी थी, ब्रिटेन बहुत ही विकसित था उस समय तक भी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी उद्योगी वस्तुओं को सुरक्षा देने के लिए और ताकि उनकी उद्योगी वस्तुओं का व्यापार अधिक हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भारतीय वस्तुएं थी उनकी आयात पर बहुत अधिक शुल्क लगा दिए, बहुत अधिक कर लगा दिए। और भारतीय हस्तशिल्प को असल धक्का तब लगा जब उसके हाथों से विदेशी बाजार ही भारतीय बाजार भी छिन गया। अब देखिए जो भारतीय हस्तशिल्प थे, जो लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे और अन्य काम हाथ से करते थे, उनको असल धक्का तब लगा जब उनके हाथों से विदेशी बाजार तो चला ही गया, विदेशी बाजारों में तो अब उनका सामान बिका ही नहीं, और साथ साथ भारतीय बाजार, जो भारत का बाजार था, वह भी उनसे छिन गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।